नमस्कार, हम वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स में जहां पर हम पूरे हफ्ते का बातचीत करते हैं, किस तरह से हफ्ते का हालचाल रहा और उसके बाद आगे आने वाले समय में आप क्या करें। लेकिन इस हफ्ते जबकि बाजार तो बिल्कुल सुस्त रहा, लेकिन की हाईलाइट जो रहे या की लाइमलाइट जो रहे वो रहे पीएसयू स्टॉक्स। जोरदार तेजी के अंदर ये पूरा सेक्टर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर एक ड्रीम रन आप अलग अलग स्टॉक्स में देख रहे हैं, स्पेशली रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स, जहां पर आरवीएनएल, एयरकॉन जैसा कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए जहां पर बढ़िया तेजी डबल डिजिट की बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और ना केवल ये बल्कि बीएचईएल जैसे स्टॉक, ईआईएल जैसे स्टॉक जहां पर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो पूरे पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर हमने बातचीत करने की सोची और आज हमारे साथ दो जानकार मौजूद रहेंगे। शर्मिला मैम मौजूद रहेंगी और साथ साथ गौरांग मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि अब इस तेजी के बाद पीएसयू स्पेस में आखिर करना क्या चाहिए और अगर यहां से कोई पीएसयू स्टॉक को चुनना हो तो उनकी पसंद क्या कहती है, कहां पर वो दांव लगाने की राय दे रहे हैं। तो पहले आपकी स्क्रीन पर एक आंकड़े आएंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस इस पूरे अंतराल में पीएसयू स्पेस के अंदर हमने देखी है और खास तौर से एक महीने के दौरान किस तरह का एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न ये स्पेस में देखने को मिला है। पीएसयू इंडेक्स में 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली, जो कि एनएससी के मुकाबले यानी कि निफ्टी की 3% की तेजी के सामने 6% की एक शानदार मूव इस सेक्टर में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब पीएसयू सेक्टर के आउट परफॉर्मेंस कौन से स्टॉक रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देखिएगा। खास तौर से रेलवे जो कि बज में रहा ही है, आरवीएनएल, एयरकॉन 50%, आरवीएनएल 80%, टीटागढ़ वैगन, टेक्समैको जैसे स्टॉक जो कि प्राइवेट स्पेस में है वो भी चले हैं। राइट्स, रेलटेल जैसे स्टॉक्स में भी एक बढ़िया रफ्तार आते दिखाई पड़े। तो रेलवे का इन टोटल ये स्पेस है जो कि एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है, ना केवल पीएसयू बल्कि प्राइवेट भी जहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। तो पीएसयू में से लेकिन इस बार आउट परफॉर्मेंस आई है, चाहे आरवीएनएल हो या एयरकॉन हो। तो प्राइवेट के सामने पीएसयू, रेलवे ज्यादा बेहतर करके गए। हालांकि सेक्टर में परफॉर्मेंस आई है लेकिन उसमें पीएसयू ने बाजी मारी है। इसके बाद आती है नॉर्मल शेयरों की बात, जहां पर बढ़िया चाल बनते हुए दिखाई पड़ी है। ईआईएल 30%, हुडको 25%, बीएचईएल 20%, आरईसी करीब करीब 15%, एनएचपीसी 15%, एचपीसीएल 15%, आरसीएफ 12% और बीपीसीएल करीब करीब 12% का एक शानदार मूव इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये सरकारी कंपनियां जो कि इस बारी प्राइवेट कंपनियों को भी आउट परफॉर्म करके गए और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करके गए। तो इस तरह की तेजी के बाद अब सेक्टर में करा क्या जाए और किन शेयरों पर दांव लगाना चाहिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं अपने जानकारों से। गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। और शर्मिला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो गौरांग सर, एक बड़ी तेजी पीएसयू सेक्टर में बनते हुए दिखाई पड़ी है और अंतराल के बाद इनमें तेजी आती है, लेकिन जब भी तेजी आती है एक तरफा तेजी आती है। तो बीएचईएल हुआ, हुडको हुआ, ईआईएल हुआ या फिर रेलवे शेयर हुए, बढ़िया तेजी है। क्या करें इन तरह की सरकारी कंपनियों में और आगे का या इस तरह की तेजी के बाद अब का रुझान आप कैसे मान रहे हो? धन्यवाद सुमित आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो एक अरसा हो गया था इस तरह के ऊपर के तरफ के दायरे देखने के लिए, खास करके कुछ सरकारी कंपनियों के जो कि ऑयल मार्केटिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई है, कुछ कंपनियां जो कि बाकी अन्य कारोबार से जुड़ी हुई है। और रेलवे में तो तेजी हमने इसलिए देखी क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, अगर वो सही है, तो करीबन कुल मिलाकर के 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की है भारतीय रेल मंत्रालय ने। और काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन की बात हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं। और ये सब प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट होंगे तो जाहिर है जो सरकारी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आरवीएनएल हो, आईआरओएन हो या फिर आईआरएफसी हो या फिर बाकी अन्य सब कंपनियां, तो जाहिर है इन सब कंपनियों को ऑर्डर के मिलते इनकी बैलेंस शीट आने वाले समय में मजबूत हो सकती है, इरकॉन जैसी कंपनियां वगैरह वगैरह। और उस लिहाज से हमने देखा कि कुछ ऊपर के तरफ के दायरे देखे, लेकिन वास्तविकता तब होगी सुमित जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और रेवेन्यूज में ट्रांसलेट करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। तो हमारी नजर में चले हैं ठीक है, लेकिन जल्दबाजी करके कोई भी सरकारी कंपनियों में आप निवेश करेंगे ऊपर के तरफ के पड़ाव देखने के बाद और फिर आप ये उम्मीद रखें कि आपको मुनाफा मिलेगा, तो शायद ये थोड़ी बहुत नासमझी होंगी। सोच बूझकर उन सब सरकारी कंपनियों में निवेश करें जहां पर आने वाले सालों में बुनियादी तर्क के आधार पर आपके निवेश के ऊपर
और भी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिले। तो सरकारी कंपनियों में पिक एंड चूज करें और सोच समझकर सेक्टोरल स्टोरीज को आइडेंटिफाई करके या उनके जो इम्पैक्ट्स आए उनको देखकर ही आप निवेश करें। शर्मिला मैम, अब तक पीएसयू बास्केट को देखा जाता था बेहतर डिविडेंड यील्ड के तौर पे कि अच्छे डिविडेंड बन जाते हैं, 5%, 7%, कुछ के 10% तक के यील्ड भी बनते हैं। लेकिन जिस तरह की रीसेंट तेजी देखी गई है, ये पीएसयू की खाली डिविडेंड को की स्टोरी को प्ले करते हुए नहीं है। अंडर वैल्यूड रहते ही हैं, शुरू से ही इनके वैल्यूएशन सस्ते होते हैं। तो अभी की तेजी को क्या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक्यूमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, या होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्या करें? Yes, so I think कि जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि कुछ साल पहले आई वांट टू से 2015, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम एक एग्जीबिशन लगा था बॉम्बे में बीकेसी में, अगर आपको याद होगा, मेड इन इंडिया का जब फेयर चला था। और उसमें ये बहुत सारी पीएसयू कंपनीज के अपने पवेलियंस थे और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वहां पर दे डिस्प्लेड एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम इन कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब जब आप वहां जाते हो और आप देखते हो कि किस स्केल की और क्या टाइप की मशीनरी वो बना रहे हैं, वेदर इट इज अ बीएमएल, बीएल, एचएल, यानी आप नाम लीजिए, और वो कंपनीज वहां पर मौजूद थी। यू आर रियली इम्प्रेस्ड कि ये जिस लेवल का और जिस स्केल का काम कर रहे हैं वो इट्स नॉट इजी टू रेप्लिकेट, या दे आर नॉट कंपनीज जो ओवरनाइट कोई उस तरह का वो साइज और वो स्केल बना सकता है। सो आई थिंक टू मेक अ वेरी सिंपल पॉइंट, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट गौरव वाज सेइंग। आपको एकदम ब्लाइंडली कोई चीज परचेस नहीं करनी है, क्योंकि पीएसयू कंपनीज के ऑब्वियस ड्रॉबैक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा, इट इज नॉट अ प्योर डिविडेंड प्ले। मेरे हिसाब से इनमें बहुत डीप वैल्यू है, तो आपको वो थोड़ा वॉलेटिलिटी को यू हैव टू बेयर विद इट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन बहुत सारी इन कंपनीज इस तरह के बिजनेसेस कर रही है जो कोई और नहीं कर सकता है आज की तारीख में, और वो स्केल का और वो वो लेवल का, और इनमें बहुत डीप वैल्यू है। तो ये सोच इस तरह के स्टॉक्स में मेरे हिसाब से निवेश किया जा सकता है। तो डीप वैल्यू, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारी कंपनियों के बुक वैल्यू से नीचे वो स्टॉक कामकाज कर रहे हैं। कई कंपनियों की डिविडेंड यील्ड बेटर साइड पर हैं, कई कंपनियों के पास बड़े लैंड पार्सल्स हैं, असेट्स हैं जिसको वो इन कैश कर सकते हैं। कईयों में डीमर्जर की स्टोरीज डेवलप हो सकती है। तो वैल्यू तो यहाँ पे बहुत रहती है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है एक बहुत लंबे अंतराल तक बाजार उसको आइडेंटिफाई नहीं करता और सडनली वो आइडेंटिफिकेशन होता है, तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब कौन सी वैल्यू यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किन शेयरों पर दांव लगा सकते हैं? तो गौरांग सर, पहला नाम आपकी तरफ से पीएसयू बास्केट में से जो आपने चुना हो। तो पहला नाम डिफेंस क्षेत्र से ही जुड़ी होगी, जैसे अभी शर्मिला जी भी जिक्र कर रहे थे डिफेंस को ले करके, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और जिस प्रकार से प्रोत्साहन ना ही सिर्फ सरकारी कंपनियों को मिल रहा है, लेकिन निजी कंपनी जैसे कि एल&टी हो, भारत फोर्ज हो वगैरह, जो कि डिफेंस क्षेत्र में कामकाज करती है, उसी तरह के आधार पर सुमित हमें लग रहा है कि बीएल एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ समय तो काफी चल पड़ा था, फिर कुछ एडजस्टमेंट हुआ था मेरे ख्याल से बोनस का, और उसके बाद ये 100-105 के आसपास, थोड़ा बहुत 95 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड काफी पसंद आता है हमें, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है इनकी, और सबसे ज्यादा जरूरत सुमित ये होती है कि मैनेजमेंट या कंपनी के पास ऑर्डर बुक होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास क्षमता कितनी है, आपके पास तजुर्बा कितना है कि आप उस ऑर्डर बुक को समय अनुसार एग्जीक्यूट कर सके और उसको आप ट्रांसलेट करें रेवेन्यूज पे, जिससे आपके नतीजों पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। हमें लग रहा है कि बीएल एक काफी सक्षम कंपनी है, और लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो एक विकल्प बिल्कुल बनता है, क्योंकि पिछले 2-3-4 दिनों में काफी सरकारी कंपनियां चल चुकी है सुमित। तो हम अक्सर ये राय देते हैं कि आप पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर अपनी पूंजी निवेश मत कीजिए, इस स्तर से शुरुआत कीजिए 25-30%, और जब गिरावट आपको मिलती है तब आप जाकर के और जोड़ते जाएं। तो बीईएल, आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस स्टॉक को देख सकते हैं। ना केवल डिफेंस में
जो आर्मर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, बल्कि सैटेलाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर नेटवर्किंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी के कामकाज में है। एक अच्छी वैल्यू भी है, और वैल्यू के लिहाज से गौरांग सर मान रहे हैं कि अगर आप बेट करना चाह रहे हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक अच्छी कंपनी हो सकती है। यहाँ से एटलीस्ट आप लोअर लेवल पे ऐड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आउटराइटली एक बार में जाकर खरीदारी नहीं कर सकते हैं। तो शर्मिला मैम, आपकी तरफ से पहला पीएसयू नाम? I'm going with BHEL। और थोड़ी देर पहले आप रेलवेज की बात कर रहे थे, वंदे भारत ट्रेन, आई थिंक गौरव जी ने भी उसका जिक्र किया। तो हाल ही में उनके और टिटागढ़ वैगन्स के कंसोर्शियम को एक ऑर्डर मिला है, जो काफी बड़ा ऑर्डर है और एक टाइम बाउंड ऑर्डर है कि इतने उनको वंदे मातरम ट्रेन के लिए काम करना है। तो वो एक आई थिंक एक डेफिनेट पॉजिटिव है, जिस वजह से स्टॉक चला भी था, आज करेक्ट भी हुआ, जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग हमने मार्केट में देखी। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स स्पेस सेक्टर में काफी चहल पहल है। आई थिंक बोथ एबीबी, सीमेंस बोथ आर ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाईज, बैक्ड बाय गुड नंबर्स। और जहां तक अच्छे नंबर्स की बात आती है तो बीएचईएल ने भी उस फ्रंट पे डिलीवर किया ही है, तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। So a lot of things I think firing for the company। मैं ये स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक 56-57 लेवल से रेकमेंड करते आई हूँ, लेकिन आई थिंक ये लेवल पर भी ये स्टॉक लेने जैसा है, एंड वी कैन सी टारगेट्स ऑफ क्लोजर टू 95 to 100 ऑन दिस स्टॉक। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, और रिसेंटली ऑर्डर इन्फ्लोस तो स्ट्रांग हुए ही हैं, नई कैपेसिटीज़ का इम्पैक्ट, और जो रेलवेज़ के, क्योंकि लोकोमोटिव्स के बिजनेस में भी ये कंपनी रही है बहुत समय तक, और बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंपनी ने कामकाज किए हैं। तो कोई भी गिरावट मिले उसका इस्तेमाल करें, आप लॉन्ग साइड पे जाएं, और 90, 95, 100 ये कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कि शर्मिला मैम मान रही है कि शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो बीएचईएल एक और स्टोरी जो बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, और आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं 95 रुपए के टारगेट्स के लिए। गौरांग सर, बीईएल, बीएचईएल, दो नाम तो मिल गए, अगला नाम आपकी तरफ से? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मुझे याद नहीं आता है कि मेरे जीवन कार्यकाल में या फिर जो शेयर मार्केट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कब मैंने इंजीनियर्स इंडिया का शेयर 2 दिन में इतना ऊपर की तरफ देखा होगा। अगर आपकी याददाश्त हमारे से तेज हो तो आप बता दीजिएगा सुमित, लेकिन मैंने ऐसी तेजी इंजीनियर्स इंडिया में नहीं देखी, और इसके कारण भी एक नहीं अनेक है। एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो हाइड्रोकार्बन्स के कारोबार में है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो सरकार ने हाल ही में घोषणा की है ग्रीन हाइड्रोजन की, उसको लेकर के मेरे ख्याल से इस कंपनी में काफी कुछ क्षमता है। ऑर्डर बुक चारों तरफ से मजबूत तरीके से आ रही है, एग्जीक्यूशन इतनी तीव्र गति से होता है, और बैलेंस शीट पर भी चौतरफा योगदान आ रहा है। और बड़ा मेरे ख्याल से ड्राइवर आने से वाले समय में होगा एक तो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। तो और ये क्योंकि ये स्टॉक बहुत चल चुका है सुमित पिछले 2-3 दिनों में, तो थोड़ा विराम ले, अगर करेक्शन आता है तब जाकर के शुरुआत करें और गिरावट पर जुड़ते जाए। तो गिरावट पे आप एडिशन करें, ये बात सही है गौरांग सर। मतलब शायद 2003-04 जहाँ कहीं इसका एक एफपीओ आया था, और उसके बाद से लेके अब तक 2014 में एक एफपीओ था, 2007-08 में एक एफपीओ था, और शायद उस तरह की ड्यूरेशन में अब तक तो इतनी बड़ी तेज़ी देखी नहीं गई जितनी इसमें सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ी है। तो मासिव तेज़ी है, लेकिन इस मासिव तेज़ी में ये वैल्यू अनलॉकिंग भी बात सही है कि ये जिस तरह के कारोबार में है, इस तरह के स्पेशलाइज कारोबार के अंदर शायद दूसरी कोई कंपनी इस लेवल पे आपको ना दिखाई पड़े। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक और ऐसा नाम है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। तो बात बीईएल और ईआईएल इन दोनों की तो हो गई। अब शर्मिला मैम, आपकी तरफ से दूसरा नाम? I'm going with IRCTC। जैसे कि सब जानते हैं कि एक मोनोपोली स्टोरी के हिसाब से हमारे सामने आई थी, क्योंकि इनके तीनों वर्टिकल्स में उनकी नियर मोनोपोली है, वेदर इट इज टिकटिंग, पानी और केटरिंग सर्विसेज, रेल नीर जिसको कहा जाता है, और केटरिंग सर्विसेज। ये पूरा उनका जो जिस तरह से एक ड्रीम रन चल रहा था इस पीएसयू में, वो डिस्टर्ब हो गया पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि पूरा टूरिज्म ठप हो गया, ट्रेन्स भी रुक गई थी थोड़े 1-8 महीने के लिए। तो धीरे धीरे ये ओपन अप डेट के हिसाब से सामने आया, और हम देख रहे हैं कि ये पिछला साल अगर आप अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो काफी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इस क्वार्टर भी हम ये सब सोचते हैं, मेरी भी ये सोच है कि नतीजे काफी ठीक ठाक रहेंगे, नेट प्रॉफिट हायर बाय 20% एंड सो ऑन। अब इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक दिक्कत डेफिनेटली मार्केट को अब ये लग रही है, और ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है इस पूरे दौरान जब मिड कैप स्टॉक्स करेक्ट हुए, बिकॉज समवेयर पीपल फील कि जो इंटरनेट पे टिकट
बुकिंग वाला जो हिस्सा है वो पीक आउट हो गया है और यहाँ से अभी और ज्यादा रेवेन्यू के ट्रैक्शन की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है केटरिंग और पानी, वो थोड़े लो मार्जिन बिजनेसेस माने जाते हैं। तो यस, आई थिंक दैट इज ट्रू, लेकिन जिस तरह की अर्निंग्स है कंपनी की वो तो क्योंकि वो मोनोपोली है वो स्ट्रॉन्ग विकेट पर रहेगी। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अब एज वी मूव इन सॉर्ट ऑफ मोर इन दिस ओपन अप ट्रेड, उन्होंने अपने काफी प्लान्स बैक बर्नर पे डाल दिए थे, वेयर दे वर टॉकिंग ऑफ पार्टनरशिप्स, अलग तरह के टूरिज्म ट्रेन्स एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से उनके काफी अलग तरह के प्लान्स हैं और वो धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे इस साल। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा लेवल है ये स्टॉक को अक्वायर करने का, एंड योर माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 700। तो IRCTC 700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दाव लगा सकते हैं। करीब करीब 19.86 करोड़ वाटर बॉटल का प्रोडक्शन रोज करने वाली कंपनी, 39,000 से ज्यादा मील्स का प्रोडक्शन रोज करने वाली कंपनी और 62.7 लाख रोज लॉग इन होने वाली कंपनी IRCTC, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 700 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो 4 नाम आ चुके हैं, BEL, BHEL, EIL और IRCTC। इन सब पर बातचीत हमने की, 2 और नाम पेंडिंग है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और वीकली टॉपिक्स में आज हम बातचीत कर रहे हैं उस सेक्टर की जो कि धुआंधार तेजी के साथ इस पूरे महीने कामकाज करके गया है, यानी कि PSU सेक्टर। और PSU सेक्टर में जो हमारी टॉप पिक्स हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे 2 जानकारों से। गौरांग सर मौजूद हैं और साथ साथ शर्मिला मैम मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 4 पिक्स पे बातचीत कर चुके हैं, अब 2 पिक्स बाकी हैं। तो गौरांग सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा होगा? एक कड़ी जो हमने बात नहीं की है वो है सरकारी बैंकों की। और जिस प्रकार से निरंतर सुधार हो रहा है महीने दर महीने, तिमाही दर तिमाही, साल दर साल, खास करके अगर आप पिछले 3 या 4 तिमाही के नतीजे देख ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसी बैंक के, तो बहुत शानदार सुधार हुआ है। तो इस पूरी चर्चा में मेरे ख्याल से मैं आखिर में सरकारी बैंक के रूप में कैनरा बैंक को शामिल करना चाहूंगा। 315-320 के आसपास मेरे ख्याल से आज इसका बंद था, और जो चौथी तिमाही के कारोबार का ब्यौरा मैनेजमेंट ने दिया है वो बहुत ही सकारात्मक है। और न तो सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष में मगर इस वित्तीय वर्ष में भी सुमित, और आने वाले समय भी हमें लग रहा है कि ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगी। ग्रॉस और नेट एनपीएस नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है, एडवांस डिपॉजिट आंकड़ा सही है, कासा का रेशो सही है, और मार्जिन्स बहुत सक्षम रूप से बढ़ेंगे। तो कैनरा बैंक को मैं एक तीसरी पसंद के रूप में सरकारी कंपनियों में रखना चाहूंगा। तो बैंक्स जो कि सरकारी में अभी भी वैल्यू जिनमें आप तलाश सकते हैं, और इनफैक्ट ये बात सही है, कई ऐसे बैंक्स हैं जो कि अभी भी बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहे हैं। केनरा बैंक एक नाम जो कि गौरांग सर ने पसंद किया है। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम? आई एम आल्सो गोइंग विद बैंकिंग, और मुझे एकदम हंसी आई है सोच के कि हम विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर हमारी सोच इतनी यू नो वी अग्रीड सो मच कि हम PSU की बात कर रहे हैं और बैंकिंग की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछे तो ये क्वार्टर में 2 सेक्टर्स के नतीजे बहुत क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ, एक है IT और एक है बैंकिंग, और दोनों फॉर डिफरेंट रीजंस। IT आई थिंक फॉर द ऑब्वियस रीजंस वो प्ले आउट हो चुके हैं, और बैंकिंग क्योंकि आई थिंक साल के शुरुआत में हमें लग रहा था कि थिंग्स हैव पीक्ड आउट ओवर हियर, और यहाँ से अब क्या ही इंप्रूवमेंट आएगा बैंकिंग के नतीजों में, और हमने बड़ा करेक्शन भी देखा पूरे अक्रॉस बैंकिंग स्टॉक्स, वेदर इट वाज प्राइवेट बैंक्स, PSUs एक्सेट्रा। लेकिन जैसे नतीजे आते गए हैं, आई डोंट थिंक कि उसमें किसी तरह की इस तरह की बात हुई है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है या और किसी तरह की दिक्कतें हैं। सो आई एम गोइंग विद द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, SBI। मुझे लगता है कि यहाँ पर नतीजे काफी अच्छे आने की उम्मीद है, NII ग्रोथ अच्छी रहेगी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो आई थिंक ये स्टॉक आप खरीद सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 650। तो 650 के टारगेट्स के लिए, यानी कि पुराने जो ऑल टाइम हाइज हैं उनके आसपास के टारगेट्स के लिए आप SBI को देखेंगे, और शानदार नतीजे SBI ने पिछले 2 तिमाही में पोस्ट किए हैं, और स्टॉक ने रिएक्शन भी उसी तरह कर दिया। तो एक बढ़िया प्रदर्शन ना केवल SBI के बैंक की तरफ से, बल्कि SBI की जितनी लिस्टेड सब्सिडरीज हैं उनकी तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा है। बीट SBI लाइफ, SBI कार्ड
और उनका अच्छा परफॉर्मेंस वो ओवरऑल कंपनी के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के अंदर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट में दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एसबीआई एक शानदार प्रदर्शन करके गया है। तो दो बैंक जो कि दोनों ही जानकारों ने चुने हैं और दोनों की सोच मिलती है। अरे शर्मिला में वैसे ही सोच क्यों नहीं मिलेगी? जैसे गोल्डमैन सैक्स होता है विदेशी बाजारों में, हमारे यहाँ गौरांग शर्मिला है, तो उसमें क्या ही अंतर मानेंगे? तो हमारे लिए उतने ही बड़े जानकार हो तो सोच तो मिलनी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर, आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, सरकारी खेमे पर अपना व्यू देने के लिए। और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। एक एक करके वो तीनों जो दोनों ही जानकारों की पसंद है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। पहले BEL के साथ शुरुआत की गौरांग सर ने, जहां पर आप बेट कर सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। उनका मानना है किसी भी लोअर लेवल्स पे आप फर्दर इसको ऐड कर सकते हैं, एक अच्छे एवेन्यूज है कंपनी के डिफेंस स्पेस में, इसीलिए आप इसको फर्दर ऐड करेंगे लोअर लेवल्स पर। दूसरा नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। हाल फिलहाल की बढ़िया तेजी जरूर देखी गई है, लेकिन लोअर लेवल्स पे इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी असेट है और अच्छे एवेन्यूज के साथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दूसरा नाम रहेगा। गौरांग सर ने बेट किया केनरा बैंक के ऊपर, पॉजिटिव कमेंट्री को देखते हुए और अच्छे नंबर्स के आधार पर आप इसके ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। शर्मिला मैम की तरफ से BHEL, शानदार तेजी देखने के बाद इसको चुना गया है। वैसे भी बढ़िया तेजी देखी, लेकिन कोई भी फॉल में आप इसको ऐड कर सकते हैं 95 रुपए के टारगेट्स के लिए। शर्मिला मैम मान रही है कि यहाँ पर अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरी तरफ IRCTC, हालांकि एक बढ़िया तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद बड़े कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद अब वापस पिकअप आएगा और पिकअप इसे 700 रुपए तक लेकर जा सकता है, ऐसा शर्मिला मैम का मानना है। तो आप अगर बेट करना चाह रहे हैं तो 700 रुपए के टारगेट्स के लिए IRCTC के ऊपर भी दाम लगा सकते हैं। और लास्टली, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग नंबर्स का कंटिन्यूएशन, बढ़िया आंकड़े भी देखने को मिले हैं और उसी के आधार पर आप इस पर बेट कर सकते हैं। करीब 650 रुपए के टारगेट्स के लिए शर्मिला मानती हैं कि अगर आप बैंकिंग से कोई पिक लेना चाहते हैं सरकारी बैंक से, तो SBI जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक भी है, क्वालिटी वाइज, असेट वाइज भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, तो आप इसके ऊपर भी एक बार को दांव लगाकर चल सकते हैं। तो PSU बैंक जो कि एक, या PSU कंपनीज जो कि एक अच्छी थीम के तौर पर उभर के आया है पिछले एक महीने में, उसके ऊपर हमने चर्चा की और आगे भी जिस तरह के मोमेंटम है उसमें जानकार मान रहे हैं कि शायद यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन होते हुए दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।